वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024। आप सभी को पता है और जेपीसी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और आप सबों के लिए मेंस आगामी जो टारगेट है वह है मुख्य परीक्षा 2024, जो कि संभावित तिथि जून महीने के अंतिम तारीख को अंतिम सप्ताह से ये शुरुआत हो सकती है, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिशन जेपीसी मेंस 2024 में जीएस पेपर 5 जो है, इससे जो संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। आप एक तरह से समझ सकते हैं ये संभावित प्रश्न है, गेस क्वेश्चंस हैं। आप अगर इन सभी प्रश्नों को अगर ध्यान देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, आपका प्रश्न नहीं छूटेंगे और आप अगर इसकी प्रॉपर तैयारी कर लेते हैं तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स की प्राप्ति अवश्य होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर 5 जो है इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण एवं सतत विकास, ये टोटल 200 मार्क्स का है। आपको ये भी पता है ये 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। ग्रुप ए से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ग्रुप बी से 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ग्रुप सी से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और ग्रुप डी से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। इस तरह से टोटल आपका 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि कंपलसरी क्वेश्चंस भी है। इस प्रश्न को आपको परीक्षा में अनिवार्य रूप से बनाना है, इसके लिए कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न पे 2 मार्क्स है। इस तरह से आपको 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक ग्रुप से आपको 2-2 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक ग्रुप से 2-2 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई एक प्रश्न बनाना है, जिसमें से कोई आपको एक प्रश्न बनाना है। यहां ध्यान दे सकते हैं कि आपको ये जो 40 नंबर का प्रश्न है ये 2 भागों में भी बांट के पूछा जा सकता है, 20-20। यानी अगर मान लीजिए ग्रुप ए का कोई एक प्रश्न पूछा गया है, वो आपको पूरी की पूरी 40 मार्क्स का है और आपको और दिया हुआ रहेगा ए और बी में, जो कि आपको 20-20 मार्क्स का भी रह सकता है। ऐसा भी प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आप समझ लीजिए कि आपको किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और आपको बनाना है। तो इस तरह से मैं कुछ संभावित प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि संभावित प्रश्न आपके लिए एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होंगे और आपकी तैयारी, अगर इन प्रश्नों को आप हल करके जाते हैं परीक्षा सेंटर में, तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके काम के साबित होंगे। तो ग्रुप ए में जो पहला प्रश्न में मुझे जो संभावना लग रही है वह है, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था से मुद्रास्फीति को समाप्त करने के तरीकों की व्याख्या कीजिए। What do you understand by money inflation? How it can be eradicated from an economy? Okay? यही सेम प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन करें। सरकार द्वारा वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है? यानी सरकार वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय कर रही है? यह भी प्रश्न पूछा हो सकता है। सेम प्रश्न है ये जो मैं प्रश्न है, इसी का प्रश्न का रूप अलग देख लीजिए, दूसरा भी हो सकता है। एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल मनी इन्फ्लेशन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल मनी इन्फ्लेशन? ओके, नाउ सेम प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार के मुद्रास्फीति पर चर्चा करें। मुद्रास्फीति से किस प्रकार भारत का आर्थिक विकास प्रभावित हो रहा है? भारत में मूल्य स्थिरता के साथ मुद्रास्फीति को कम करने से संबंधित नीतिगत उपाय बताइए। तो देखिए, मोटा मोटी इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, एक बार इसकी इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिनेरियो ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द पॉलिसी मेजर्स रिलेटेड टू रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन अलोंग द प्राइस स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो अगर आपको इस पहला प्रश्न जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं सीधा है, आपको मुद्रास्फीति के बारे में उसका डिफाइन अच्छी तरह से जानना है, आपको उसके टाइप्स के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, सरकार क्या उपाय करती है, क्या क्या उपाय हैं, विस्तृत रूप से आप इस प्रश्न को देखिए तो आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। कभी कभी मुद्रास्फीति ना पूछ करके मुद्रास्फीति के जगह में मूल्य वृद्धि भी लिखा हुआ रहेगा, तो आप समझ सकते हैं यही प्रश्न है। प्रश्न में का रूप अलग है, आंसर आपको वही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नवीन जनसंख्या नीति के बारे में चर्चा करें।
यह कहां तक भारत में जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण में मददगार है? सत्यता जांचें। डिस्कस अबाउट न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, एट व्हाट एक्सटेंट इट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, चेक दिस फैक्ट। तो ये प्रश्न भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हरित क्रांति सचमुच एक हरित क्रांति था? वर्तमान समय में किस कारण से सदाबहार क्रांति या दूसरी हरित क्रांति की बात की जा रही है? Was the green revolution really a green revolution? Why is the evergreen revolutions or the second green revolution being talked nowadays? तो देख लीजिए, हरित क्रांति सचमुच एक हरित क्रांति था। वर्तमान समय में किस कारण से सदाबहार क्रांति या दूसरी हरित क्रांति की बात की जा रही है? आप इस प्रश्न का भी उत्तर बना लीजिए। मैं प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, एक एक करके पर डे मैं एक एक करके बताऊंगा और आप लोग उसी आधार पर आंसर लिखना शुरू कीजिएगा या आप अपने भी पहले आंसर बना लीजिए। नेक्स्ट, राजकोषीय नीति क्या है? एक विकासशील भारत जैसे विकासशील देश में राजकोषीय नीति की उपयोगिता की व्याख्या करें। राजकोषीय नीति को कभी कभी देखिएगा एग्जाम में वित्तीय नीति भी लिखा हुआ रहता है उसका, लेकिन इंग्लिश वर्जन जो है वो ऑलवेज फिस्कल पॉलिसी होता है, इसीलिए इंग्लिश वर्जन से आप उसको आराम से पकड़ सकते हैं। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर बना लें और लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है? क्या वित्त आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है? डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। इज द फाइनेंस कमीशन एबल टू फंक्शंस इम्पार्शियली? तो आप इसको देख लीजिए, इसका भी प्रश्न आप बनाना शुरू कर दीजिए। ग्रुप बी से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन, समावेशी विकास की अवधारणा बताते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एग्जामिन इट्स रिलेवेंस इन द फील्ड ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर बनाना शुरू कर दें। नेक्स्ट प्रश्न, नई आर्थिक नीति ने किस प्रकार भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है? भारत में बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रस्तुत करें। हाउ हैज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज्ड द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया? प्रेजेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो आप समझ सकते हैं, जिन्होंने भी मेरे क्लासेस किए हैं या नोट्स देख रहे हैं उनको आराम से इन प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं? आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या भारत में आर्थिक नियोजन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है। यानी आपको सीधा इसमें लिखना है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन क्यों जरूरी था, भारत में क्यों लाया गया, उद्देश्य क्या थे, और आप आर्थिक नियोजन की सफलता और असफलता के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से हो जाएगा। व्हाट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग? What is economic planning? Discuss the objective of economic planning and classify whether economic planning in India has been successful in achieving its objectives. तो देख लीजिए, इसको भी आंसर बना लीजिए। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा के लिए भारत में किए गए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है? Describe the major provisions made in India for food security. What are the latest measures the government is taking to ensure that the PDS is committed to food security? Okay. Now, next question. भारत मानव विकास सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। विभिन्न सूचकांकों के आधार पर विश्व पटल पर भारत की आर्थिक प्रगति की समीक्षा करें। India is performing well in Human Development Index (HDI). Review India's economic progress globally based on various indices। तो आप इसमें विभिन्न जो सूचकांक विश्व स्तर पर बनाए जाते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, तो उन सबको आप देख लीजिए
अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं उनको देखिए और उस पर भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसकी समीक्षा प्रस्तुत करें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ग्रुप सी में। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधारों को लागू करने में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर प्रकाश डालें। वाणिज्यिक बैंक के कार्य एवं उसका आर्थिक विकास में योगदान की चर्चा प्रस्तुत करें। एनलाइटिंग द रोल ऑफ आरबीआई इन इंप्लीमेंटिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आप इस प्रश्न को भी देख लीजिए, ग्रुप सी में इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न में लेता हूं दूसरा प्रश्न, भारत में औद्योगिकरण की अवधारणा एवं उसके आर्थिक विकास में महत्व को देखते हुए यह बताइए कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। सिंपल यही प्रश्न पूछ रहा है कि औद्योगिकरण की अवधारणा, औद्योगिकरण क्यों जरूरी था, औद्योगिकरण हम लोग कब से अपनाएं और आर्थिक विकास में औद्योगिकरण या उद्योग की क्या भूमिका है, इसको विस्तार से वर्णन करते हुए औद्योगिकरण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को अगर आप लिख देते हैं तो यह प्रश्न का उत्तर आपको बन जाएगा। कंसिडरिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया and its importance in economic development, tell what are the challenges facing by it for economic and social development. Okay, now third question, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडियों की चर्चा करें। विश्व व्यापार संगठन द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधी मुद्दों की विवेचना करें। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, discuss the subsidies given in the agricultural sector, discuss the issues related to agricultural subsidies raised by the WTO। यहाँ आपको क्या लिखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका या महत्व को अच्छा से लिखना है और यह भी बताना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में सब्सिडी क्यों जरूरी है और किस तरह की सब्सिडी भारत में दी जाती है। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के आने के बाद किस तरह से जो कृषि सब्सिडी दी गई है उससे भारत जैसे विकासशील देशों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो आप उनको अगर आप देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आपका एक अच्छा उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के महत्व को स्पष्ट करते हुए एफडीआई में वर्तमान समय में क्यों कमी आ रही है, इसकी बात करनी है। एफडीआई में किस प्रकार वृद्धि लाई जा सकती है, यानी एफडीआई को कैसे बढ़ा सकते हैं, विश्लेषणात्मक परीक्षण करें। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एफडीआई फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्लैरिफाई व्हाई इज एफडीआई डिक्रीजिंग एट प्रेजेंट, हाउ कैन एफडीआई बी इंक्रीज्ड, एक्सप्लेन एनालिटिकली। यानी आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई की भूमिका को आपको पहले बताना है, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है, देन एफडीआई की भूमिका या इंपॉर्टेंस को बताना है और यह भी देखना है कि एफडीआई में क्यों कमी आ रही है, एफडीआई कम क्यों हो रहा है भारत में, और एफडीआई में कमी अगर आ रही है तो वो एक पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स है और वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, तो दोनों को आप अच्छा से देख लीजिए। एफडीआई में किस प्रकार वृद्धि लाई जा सकती है वो आप देख लीजिए और विश्लेषणात्मक मतलब कहने का मतलब एक गुण दोष एनालिटिकल आपको प्रस्तुत करना है, आंसर को लिखना है। यहाँ आपको थोड़ी मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट भी आएगा क्योंकि मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं एफडीआई को बढ़ाने के लिए लाई जा रही है, फिर भी क्यों कम हो रहा है इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तीव्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। भारत के संदर्भ में यह कहां तक सही है, सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय कर रही है, चर्चा करें। तो देखिए माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो बोलते हैं जिसको हम लोग, तो एमएसएमई वही है, उसको क्या इंपॉर्टेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो देख लीजिए, उसकी भूमिका या लघु एवं कृषि लघु एवं कुटीर उद्योग की क्या भूमिका है, महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में क्यों रखता है और एमएसएमई, वो सबको मिला करके आपको एक आंसर लिखना है। देन आपको देखना है कि भारत के संदर्भ में ये कहाँ तक सही है, कहने का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकी योगदान जो दिया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय कर रही है, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। कोरोना पेंडेमिक के बाद इस पर बहुत अच्छी काम हुई है तो इस पर आप ध्यान देंगे। इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेसिफिकली एमएसएमई इन जीडीपी इज एसेंशियल फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। टू व्हाट एक्सटेंट दिस इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, डिस्कस व्हाट मेजर्स द गवर्नमेंट इज टेकिंग टू प्रोमोट एमएसएमईज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
डिजिटल इंडिया एक विकसित सोच के साथ भारत में लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करें। क्या यह आर्थिक विकास बढ़ाने में सक्षम है, यानी आर्थिक विकास में डिजिटल इंडिया की क्या भूमिका है, उसको यहाँ देखना है। सबसे पहले तो डिजिटल इंडिया लाने के पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है, इसको आपको अच्छा से वर्णन करना है। फिर उसके ऑब्जेक्टिव और उसकी क्या चैलेंजेज आप फेस किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया हमने लागू तो किया है, लेकिन क्यों डिजिटल इंडिया सक्सेस नहीं हो पा रही है, क्या बाधाएं हैं, उसको आप देखिए। और फिर उसमें सुधार लाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं वो देखिए, और क्या इसके द्वारा हम आर्थिक विकास ला सकते हैं, तो इसको भी आप अच्छा से देख लीजिए। डिजिटल इंडिया हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विथ एन इवॉल्विंग माइंडसेट। डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम and the challenges faced by it. It is capable to economic development for India. तो इसको देख लीजिए आप। ना हम लोग आते हैं ग्रुप डी, जो कि आपको झारखंड इकोनॉमी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हम एकदम ट्रेडिशनल लिए हैं। झारखंड के जनांकीय विशेषताओं का परीक्षण करें। एग्जामिन द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ झारखंड। यहाँ मैं एक क्वेश्चन जोड़ देना चाहूँगा, आप जरूर से झारखंड का जो GSDP है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो ट्रेंड है, प्रवृत्ति है, उस पर भी आप अच्छा से ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, उसको अभी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या विकराल है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? झारखंड सरकार द्वारा इसके लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं? यानी टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री दैट द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज सीवियर इन झारखंड? What special measures have been taken by the Jharkhand government for this? Okay, ये वेरी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और ये आराम से बना सकते हैं। अगर झारखंड इकोनॉमी का किताब आपके पास है तो आप इसका आंसर आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। झारखंड एक धनी राज्य है, पर झारखंड के निवासी गरीब हैं। क्या ये कथन प्रासंगिक लगता है? विवेचना करें। झारखंड इज ए रिच स्टेट बट द रेसिडेंट्स ऑफ झारखंड आर पुअर। डू यू फाइंड दिस स्टेटमेंट रेलेवेंट? डिस्कस। यानी आपको झारखंड के जो भी धन संपदाएं हैं, खनिज संपदा हैं, उसका डिटेल से वर्णन करना है, जो कि पूरे भारत में झारखंड को पहचान दिलाती है। उसके बाद आप दिखाएंगे कि झारखंड में क्यों इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाए हैं, फुली यूटिलाइज नहीं हो पाया है, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो मानव संसाधन है पलायन को विवश हैं। इसको आप ध्यान से देंगे, गरीबी इसी कारण है, तो आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं न्यू क्वेश्चन लेने का प्रयास किया हूँ। कोरोना महामारी के बावजूद भी झारखंड देश में एक उभरता हुआ राज्य है, इस कथन की जांच प्रस्तुत करें। तो विगत 2019 से लेके 2024 तक का जितने भी सेक्टरल ग्रोथ किया गया है, जितनी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वृद्धि हुई है झारखंड की पूरे भारत के संदर्भ में, उसको आप जरूर दें। इवन आफ्टर द कोरोना पेंडेमिक झारखंड इज रैपिडली एमर्जिंग स्टेट इन द कंट्री। चेक दिस स्टेटमेंट। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें आप देखिएगा झारखंड को अवार्ड भी मिला है पूरे भारत में अच्छे कामों के लिए, तो उनको भी यहाँ मेंशन करते हुए कि बहुत ही अच्छा और बैलेंस आंसर आप लिखने का प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आ जाइए। झारखंड एक जनजातीय बहुल राज्य है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करते हुए इनका झारखंड के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, बताइए। झारखंड इज ए ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी। टेल व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ झारखंड की हस्तकला, शिल्प कला, खनिज संपदा और जो भी यहाँ की जो धरोहर है जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो डिटेल से आपको इसको बहुत अच्छा से बनाना है। और उसके बाद किस तरह से वे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आप इसमें देख सकते हैं और लिखना पड़ेगा इसमें, तभी आपका इसका आंसर बन पाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। झारखंड में पलायन एक जन्मजात समस्या है। सरकार द्वारा इसके लिए क्या विशेष उपाय किया जा रहा है? माइग्रेशन इज ए कंजेनिटल प्रॉब्लम इन झारखंड। What special measures are being taken by the government for this? ओके, यहां देखिएगा इस प्रश्न को आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न जो इस तरह से भी हो सकता है, देख लीजिएगा। विस्थापन एवं पलायन एक अंतर संबंध तथ्य हैं।
इंटर रिलेटेड कंसेप्ट हैं। सरकार द्वारा उन नीतियों की चर्चा करें जो इनको रोकने में मदद कर सकती है। यानी सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई जा रही है जिससे पलायन और विस्थापन की समस्या का समाधान किया जा रहा है, उसको आपको इसके वर्णन करना है। तो क्वेश्चन का रूप अलग अलग है, मैं दो तरह के प्रश्न यहां बताया हूं, लेकिन आंसर सेम रहेगा, आप इसको भी तैयारी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड खाद्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, फिर भी झारखंड में खाद्य सुरक्षा के समझ कई चुनौतियां हैं, सरकार कहां तक चुनौतियों का सामना कर पा रही है? फूड सिक्योरिटी इज ए प्राइम हॉटस्पॉट फॉर झारखंड, येट देयर आर मेनी चैलेंजेस इन झारखंड रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी मेजर्स बाय गवर्नमेंट। यानी उसके उपायों को चर्चा कीजिए जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा को जो खाद्य सुरक्षा का जो ये है जो उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है, उन सभी नीतियों का यहाँ वर्णन करना है। तो आप देख लीजिए, मैंने झारखंड इकोनॉमी से 7 प्रश्न दिया है, तो इन 7 प्रश्न में आपको कोई एक ही प्रश्न आंसर में लिखना है। तो आप इतना अगर तैयारी कर लेते हैं तो मोर और लेस मुझे लगता है कि एक प्रश्न आपको आराम से पकड़ में आ जाएगा। इसके अलावे भी चारों ग्रुप में भी जो भी मुझे लगा कि इन क्वेश्चन सबकी आपको डिस्कस करनी चाहिए। भारत द्वारा हाल में घोषित नई विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। विदेशी व्यापार किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के लिए योगदान कर सकती है, विवेचना करें। यानी ये प्रश्न पूछ रहा है आपको, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, डिस्कस हाउ फॉरेन ट्रेड कैन कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसको आप देख लीजिए। मैंने चारों ग्रुप में क्वेश्चन देने के बाद मुझे लगा कि इन प्रश्न जो ट्रेडिशनल प्रश्न है उनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न ना छूटे, सभी प्रश्न पकड़ में आ जाए। तो इसलिए मैं इन प्रश्नों को भी आपके समझ जिक्र कर रहा हूं, जिसको आप थोरली एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में दोनों में से कौन सा कर प्रणाली उपयुक्त है? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स इन दिस टू टैक्स सिस्टम विच इज सुटेबल इन इंडिया। कौन सा अच्छा है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में भारत में कौन सा कर प्रणाली को आप श्रेष्ठ मानते हैं, कौन सा उपयुक्त है, इसको आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के प्रमुख उपायों का वर्णन करें। What are the main functions of the central bank? Describe the main measures of credit control by the central bank. तो कभी कभी सेंट्रल बैंक के जगह में आरबीआई भी लिखा हुआ रहेगा। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख नियंत्रण के प्रमुख उपायों का वर्णन करें। तो आंसर सेम है, क्वेश्चन का रूप अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं? साख सृजन के द्वारा किस प्रकार आर्थिक उतार चढ़ाव आती है, इसकी वर्णन करनी है। यानी व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, हाउ इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय क्रेडिट क्रिएशन। मतलब इससे किस तरह से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आती है, व्यापार का चक्रीय प्रवाह शुरू होती है, इसको आपको वर्णन करना है। तो मोर और लेस देखिए, मैं आपके समक्ष प्रत्येक ग्रुप से एवरेज किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8 प्रश्न मैं आपके समक्ष रखा हूँ। इसके अलावा भी कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन और 4 बताया हूँ। तो आप समझिए कि मान लीजिए एवरेज लेते हैं तो 5 × 4 20 प्रश्न मोर और लेस मैंने प्रयास किया हूं बताने के लिए, लेकिन आपको देखिए 20 से अधिक है, लगभग 25 to 28 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका आंसर बना लीजिए। और अगर आप आंसर बना लेते हैं और आपको अगर चेक कराने का लगता है कि मैं चेक कर दूं, तो आप मुझे ला कर दे सकते हैं, तो मैं आपको चेक करके उसका ये भी बताऊँगा और कि आपको इसमें क्या सुधार करनी चाहिए जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, मिलेगा। और दूसरी बात, मैं अभी आने वाले दिनों में धीरे धीरे, चूँकि अपने शेड्यूल को देखते हुए मैं आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा कि आपको प्रत्येक प्रश्न का मैं आपको एक मोटे तौर पर एक आंसर्स का खाका बना करके आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज़ें आपको लिखना है, तो उसको भी आप अच्छा से देखिए। तो चलिए, ये गेस क्वेश्चंस जो है, जो एक संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन संभावित प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखा हूँ। आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बनाने का प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। इन प्रश्नों को अगर आप पीडीएफ लिंक डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ डाउनलोड का लिंक मैं दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द तैयारी कीजिए, बना लीजिए और उसको बार बार
रीड राइट एंड रिवाइज यानी आर क्यूब का जो मेरा फॉर्मूला है, आर क्यूब का जो मेरा फॉर्मूला है, रीड राइट एंड रिवाइज, ये फॉर्मूला को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको एक प्रश्न में 35 मिनट मिलेगा। और अभी मैंने आपसे एक नया चीज़, आपको और चीज़ बताया जिसको आपने ध्यान नहीं दिया होगा, प्रत्येक ग्रुप से 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन कभी नहीं बोला गया है कि एक ही प्रश्न रहेगा। ऐसा भी हो सकता है एक प्रश्न, जैसे पहला ग्रुप का एक प्रश्न ये दिया हुआ है जो कि पूरा का पूरा 40 नंबर का है, और आपके समझ दूसरा प्रश्न दिया हुआ है जो कि ए बी सी और डी यानी 10 10 10 और 10 का पूछा है। अब आपको या ये बनाना है या ये बनाना है, दोनों में 40 मार्क्स है। तो देख लीजिए, अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो ऐसे में आपको टाइम मैनेजमेंट और अधिक करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसी तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हुए उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक प्रश्न पूछा जाएगा या 4 प्रश्न रहेगा। 4 प्रश्न रहेगा तो मार्क्स कम हो जाएगा, क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा वो कम रहेगा। तो ये भी संभावना हो सकती है। तो आप इस संभावना को भी ध्यान में रखते हुए काम करें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो चलिए, इसी तरह से और एक नए वीडियो को लेकर मैं उपस्थित हूँगा। तब तक आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए और अपने जो गोल है उसको, अपने उद्देश्यों को, अपने जो आपका उद्देश्य है, जो टारगेट है उसको आप पूरा कर सकें।